everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel Sanskar Gurukulam, that is the part of Bhavya Academic Institute. साथियों, इसके पहले हम लोगों ने जो बुद्धि के जो क्षेत्र प्रक्षेत्र हैं, बुद्धि के जो बहुआयामी क्षेत्र है और बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत है करीब करीब जो इम्पोर्टेंट वो हमने लेने की कोशिश की है। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि अब के बाद से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन को लेके हम आपके साथ हाजिर हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से क्वेश्चन का कहना है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात कर रहा है ये संप्रत्यात्मक विकास की बात कर रहा है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कहना है कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट को, जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है उसको क्या करना है कि उसको असिस्ट करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। तो whenever we have to enhance the conceptual development on students, जब कभी भी हमको किसी बालकों के ऊपर, यदि किसी बालकों में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, संप्रत्यात्मक विकास को अगर हमको आगे बढ़ाना है, उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है असिस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है साथियों कि हम उनके सामने जो है प्रश्न लाएंगे। प्रश्न को जो है क्या करेंगे, तो प्रश्न जो टॉपिक है, विषय वस्तु, उसके सामने हम उसका प्रदर्शन करेंगे, विषय वस्तु को समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देंगे और उदाहरण और तर्क शक्ति का जो प्रयोग करे, ऐसा उदाहरण दें ताकि वो अपना तर्क का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके। ये हमारा संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है। तो चलिए हम लोग जो ऑप्शन है उसके अनुसार आते हैं। तो उसमें लिखा हुआ पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना, तो साथियों इतना समय ही गलत आ गया क्योंकि के बिना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे संदर्भ के बिना। तो स्टूडेंट्स क्या है ना कि संदर्भ के बिना जो हम तो यही पेडागोजी तो हमारा यही कहता है कि जो पुराने प्रतियां हैं जो उसके बालकों के मस्तिष्क में है, उसी को आधार को लेके हम लोगों को क्लास को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको विषय वस्तु को आगे समझाना चाहिए। सपोज उदाहरण लेते हैं, एक बालक है, अगर उसको हमको पढ़ाना है कोई टॉपिक, अगर हमको मान लिया जाए पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एप्पल वगैरह, पेन वगैरह को ऊपर से गिराएंगे, नीचे गिर जाता है। जो उसके अंदर में ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है, ये कंसेप्ट उनके अंदर में है। अब उसी कंसेप्ट के आधार को बना के हम लोग उसको शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन ये नंबर में कहता है कि पुराने जो प्रतियाएँ हैं उसको बिना इस्तेमाल किए, तो ए नंबर तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसीलिए गलत होगा क्योंकि हम जो है पुराने जो प्रत्यय उसके अंदर में है, जो पुराने प्रतियां है उसी को लेके हम आगे विषय वस्तु को बढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है के बिना, इसीलिए गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आते हैं, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना। देखिए हम यहाँ पे याद करने के लिए उसे कभी भी उत्साह, मतलब कभी भी उसको जो है हम उकसाएंगे नहीं, और तो बी नंबर भी हमारा इस प्रकार गलत चल जाता है। आते हैं स्टूडेंट सी नंबर, विद्यार्थियों को बहुत से ज़्यादा हम उदाहरण देंगे और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो सी नंबर मेरा ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन डी नंबर भी देख लेते हैं। एक्चुअली ऑप्शन हम लोग सभी चारों को देखना है क्योंकि उनमें से जो टॉप मोस्ट होता है, बेस्ट होता है, उनको चुनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सभी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे एक करके, ये नहीं कि ये लगा तो उसको टिक कर देते, पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जब तक विद्यार्थियों में वांछित संख्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो दंड का उपयोग करना, तो ये कभी हम लोग जो हमारा NCF 2005 RT एक्ट 2009 जो है उनका कहना कि हम कभी भी दंड बच्चे को नहीं देंगे। तो ए और बी और डी भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला गया, सी नंबर। तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स 1 का सी हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है, आप देखिए, पढ़िए और आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसका देखिए ऑप्शन आप लोग जो है दीजिएगा। तो स्टूडेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हो सके उन्हें भी वो फायदा
उनके तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। स्टूडेंट्स विज्ञान और कला का जो प्रदर्शन होता है, साइंस और कल्चरल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, म्यूजिकल और डांस का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है स्कूल में, तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि बच्चों में जो है बहुत सारे जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतिभा है उनके अंदर उजागर करने की जो है हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या जाता है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, स्टूडेंट्स याद रहे कि सृजनात्मक का मतलब यहाँ पे होता है हमारा जो एक सृजनात्मक है, इसको कहते हैं हम लोग क्रिएटिविटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे। तो सृजनात्मक जो है हमारा, तो हम बालक को हमेशा क्रिएटिविटी बनाएंगे, है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, सृजन बनाएंगे, सृजनशील बनाएंगे। तो सृजनात्मक का इंग्लिश होता है हमारा क्रिएटिव। क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्रिएटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्रिएटिव हो जाता है। तो देखते हैं शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, बिल्कुल हम उसे क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रदर्शनी है उनके साथ में हम लगाते हैं, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ड्रामा हो, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, साइंस की एग्जीबिशन हो, ये सारे चीज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर में जो क्रिएटिविटी उत्पन्न हो सके। तो ए नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। बी नंबर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। तो विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो भिन्न भिन्न व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये भी हमारा सही ही है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जो व्यवस्था नहीं, सॉरी ये तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि विभिन्न यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात कर रहा है, हम व्यवस्था उनके लिए नहीं करेंगे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश करें। तो बी नंबर भी आपका नहीं जाएगा, ये आपका बी नंबर भी नहीं जाएगा। सी नंबर दे विद्यालय का नाम रोशन करना, जी नहीं, ये कभी नहीं होगा। हम स्कूल, अगर कोई स्टूडेंट्स जैसे टाउन हॉल में आके डांस कर लिया, स्कूल को प्राइज मिल गया, तो ये नहीं कि स्कूल का नाम रोशन हो गया, नहीं। हम बच्चे का जो है उसको हौसला बुलंद करने के लिए हम उसको मंच पे लाते हैं, उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल नहीं होगा, विद्यालय का नाम रोशन नहीं करना है। फिर डी नंबर अभिभावकों को संतुष्ट करना है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिभावक से कोई मतलब ही नहीं है हमको। यहाँ पे विद्यार्थियों को हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकवान बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन चल जाएगा इसमें। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखिए 3 नंबर भी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग पढ़ लें तब तक। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर रहा है वो बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आपको मैं बता दूं कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है हमारे गार्डनर महोदय भी हैं, और थॉर्नडाइक ने भी यहाँ पे इनका चर्चा किया हुआ बहुबुद्धि, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात करें, समूह कारक सिद्धांत की बात करें, तो वो हमारा स्टर्न के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो हमारा यहाँ पे जो बात कर रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, तो याद रहे स्टूडेंट, बहुबुद्धि सिद्धांत जो हमारा है ये किसने दिया है, तो ये हमारा गार्डनर ने दिया हुआ है। और इसकी बात यहाँ पे करता है कि इसकी आलोचना करता है। निम्नलिखित जो 4 जो आपके ऑप्शन है उनमें से कौन ये इसकी आलोचना करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन की ओर आते हैं। तो ए नंबर का था, यह बुद्धि सिद्धांत शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जितने भी ये कारक की बात किया है तो उनके अंदर में जो रुझान है उसको खोजने में ये मदद करती है। ये तो उसका आलोचना नहीं करती है, ये तो इनके फेवर में बात कर रही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ये बात करता है कि यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या
व्यवहारिक बुद्धि पर ये बात करता भी है। क्लियर है यहाँ पे। और आपको जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसकी हम चर्चा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा की वहाँ पे हमारा वीडियोस जो है देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसकी डाल देंगे। सी नंबर है, यह अनुभव एक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता है। बिल्कुल ये भी सही है कि ये समर्थन नहीं करता, किसका, तो एविडेंस का ये समर्थन नहीं करता है। डी नंबर कहता है, तो लास्ट बच गया था, आप बोलिएगा आंसर ये होगा, लेकिन पढ़ लीजिए क्या कहता है। बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बुद्धि सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा नहीं है, बुद्धि केवल प्रतिभा नहीं है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा डी नंबर नहीं है। बुद्धि प्रतिभा को ही सिर्फ जो है व्याख्या नहीं करती है। बुद्धि व्यापक और विस्तृत जो प्रतिभा है, साथ ही साथ जो विवेचन है, जो तर्क है, जो चिंतन है, ये सारे को वो जो है चर्चा करती है। तो चलिए हम लोग आई होप कि जो है देखिएगा इसका आंसर स्टूडेंट कौन सा जाएगा गलत। मतलब देखिए मतलब वो तीनों जो है वो तीनों उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि आलोचना कौन करता है, तो आलोचना तो डी नंबर करता है, तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। आत्मबोध का मतलब है अपने अंतः से मतलब अपने इंटरनल जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उससे वो बात करता है। तो अंतः व्यक्तित्व जो है ये हमारा, क्योंकि संगीतमय तो ये जाएगा नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा गलत है, नहीं होगा। आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्मिक भी यहाँ पे नहीं होगा। भाषा विषयक ये भी नहीं होगा। अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको जब गार्डनर की थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें से जो है हम बात किए हुए हैं इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट। तो इंट्रापर्सनल जो प्रतिभा है, अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा, इनके अंतर्गत ये गार्डनर महोदय कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं और अपने आप को समझते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अंतः व्यक्तित्व कहते हैं। तो अंतः व्यक्तित्व में यहाँ पे अंतः मतलब अपना सेल्फ से बात होता है, अंतर ज्ञान से बात होती है। तो आत्मबोध भी हमारा अंतः व्यक्तित्व से संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो जाएगा स्टूडेंट हमारा कौन सा जाएगा, तो डी नंबर जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को जो है आप अच्छी तरह से भली भांति अब देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट आप हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ओके, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। चलिए देखिए ये टॉपिक हमने एक्चुअली नहीं पढ़ा है आपको, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर देता हूं आपको कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है हमारे आरबी कैटल ने दिया था। और आरबी कैटल ने 2 प्रकार का जो है बुद्धि का यहाँ पे चर्चा किया था, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि का जो है उन्होंने उजागर किया था। तरल बुद्धि बता देते, तो तरल बुद्धि जो है समय के अनुसार जो चलते हैं धीरे धीरे, बाद में वो जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है लुप्त होते जाती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो बालक में जो बुद्धि है बुढ़ापा के साथ में धीरे धीरे जो उसकी बुद्धि खत्म होने लगती है, उनका ज्ञान धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे कि उनके उम्र के साथ में उनको याद रखने की क्षमता कम जाती है। ये तरल बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठोस बुद्धि क्या है कि वैसी बुद्धि जो एकदम जो शुरू से लेके अंत तक उनके पास टिकी रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ठोस बुद्धि कहते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। और जो हमारा तरल बुद्धि है इसको इंग्लिश हम लोग सॉलिड इंटेलिजेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए 2 प्रकार की बुद्धि का पर चर्चा हमारे कैटल महोदय ने किया है। तो याद रहे तरल बुद्धि जो है बचपन के साथ जो जब उसकी बुढ़ापा आती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन ठोस बुद्धि जो होती है, 2 प्रकार की बुद्धि में से पहला तरल बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि जो है वो निरंतर जो है एक जैसा ही अंतिम क्षण तक रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारा आरबी कैटल जाएगा। तो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। क्लियर है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा देखिए आपके स्क्रीन पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहते हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता,
देखिए तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो देखिएगा, हम जब स्पीयरमैन की जो थ्योरी, जो हम द्विकारक सिद्धांत जो पढ़ा रहे थे, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत में भी, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत हमने जो एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में चर्चा किया था, वहाँ पे अच्छे प्रकार से हम लोगों ने विश्लेषण किया है। हमारे सारे वीडियोस बुद्धि से संबंधित सारे टॉपिक्स को आप देखने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे तर्क, क्वेश्चन कहता है हमारा तर्क करने की क्षमता किसमें है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तर्क करने की क्षमता की बात कर रहा है और समस्या समाधान करने की क्षमता की बात करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एस कारक और जी कारक है, विशिष्ट कारक है, ये तीनों तो हमारा स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक बुद्धि तो कभी हमारा होगा नहीं, तो पहला डी नंबर तो हमारा कभी होगा नहीं। और अब हमने इसकी चर्चा जो है वीडियोस में किया है। तो इसका देखिए एस कारक सिद्धांत क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, और स्पेसिफिक फैक्टर जो है क्या करता है, वो जी कारक को जो है, जनरल फैक्टर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, तो जनरल फैक्टर को वो क्या करता है, तो वो जनरल फैक्टर को जो है समन्वयन के साथ में जनरल फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विशिष्टवान बनाता है। तो इसमें से हम सामान्य कारक, जिसका आंसर चल जाएगा बी नंबर चल जाएगा। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप देखें। तो आई होप स्टूडेंट्स चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो हमने जो सिद्धांत, सारे सिद्धांत का चर्चा किया हुआ है। तो देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत जीएस थॉमसन के द्वारा दिया गया है ना। इसको सैम्पलिंग थ्योरी भी कहते हैं। और इसकी हमने जो है टॉपिक नहीं पढ़ा है आपको, हम इसकी बाद में इसके वीडियोस हम कभी कभी इसको प्रतिदर्श सिद्धांत को भी चर्चा कर दिया करेंगे। एक्चुअली प्रतिदर्श सिद्धांत जो है हमारा स्पीयरमैन के सिद्धांत से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने इसकी चर्चा नहीं की। समूह कारक सिद्धांत की बात करें तो ये थर्स्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है, और इसकी भी वीडियोस हमने अलग से आपके साथ में बना के रखा हुआ है। इनमें जो समूह कारक में बहुत सारे समूह के बारे में चर्चा, इन्होंने 9 प्रकार के समूह तत्वों के बारे में चर्चा किया हुआ है। और हम इसके अभी इसमें समूह कारक को हम इसमें थोड़ा सा आगे जाए इसको डिस्कस भी करेंगे। तो गिलफोर्ड का सिद्धांत स्टूडेंट, एक्चुअली हम त्रिविमा जो सिद्धांत हमने 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस की जो बात की थी, उसमें से देखिए संज्ञान आपका पहला जो था एक कंटेंट था आपका, और जो कंटेंट विषय वस्तु के साथ में हमारा संज्ञान था। तो संज्ञान की चर्चा हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत जो था त्रिविमी सिद्धांत, उनमें इसकी चर्चा की गई थी। और स्टूडेंट आपको हम बता दें कि ये जो है फ्लूइड क्रिस्टलाइट का सिद्धांत, ये अभी हमने आपको चर्चा किया। तरल और ठोस का सिद्धांत ये हमारा किसने दिया है, तो ये आरबी कैटल ने दिया है। जो डी नंबर ऑप्शन है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो आरबी कैटल ने। इसी को तरल और ठोस का सिद्धांत भी कहते हैं। बात स्टूडेंट समझ में पा रहे होंगे आप लोग। चलिए तो हमारा जो आंसर जाएगा वो चल जाएगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का भी वीडियो आप देख लीजिएगा, सी नंबर आंसर जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, संप्रत्यय निर्माण संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इनमें से संप्रत्यय जो कंसेप्ट का जो निर्माण करते हैं बच्चों में, तो वो हमारा जो तरीका होता है, तो उसमें से सबसे पहले हम उसके सामने प्रत्यक्षीकरण लाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को। रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के बाद उसको हम लोग विभेद करते हैं। विभेदीकरण करने के बाद उसको पृथक्करण करते हैं, और पृथक करने के बाद उसको सामान्यीकरण करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कहता है हमारा कि कंसेप्चुअल फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं वो क्या होता है। तो किसी भी बालक के जो मन मस्तिष्क में हम लोग अगर कंसेप्ट का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस विषय वस्तु को सबसे पहले उसके सामने क्या करेंगे, तो हम लोग प्रत्यक्षीकरण करेंगे। जैसे हम उदाहरण से कहना चाहते हैं कि एक बालक को अगर हम बता दें, किसके बारे में बता दें, आयत के बारे में अगर उसको पढ़ाना है, तो आयत अगर पढ़ाएं तो उनके सामने सबसे पहले हम लोग आयत वगैरह कुछ लाएं उनके सामने। जैसे देखिए ये एक बोलेंगे कि ये एक हमारा आयत है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये आयत है, ये लंबाई है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। क्या है ये स्टूडेंट, तो ये हमारा आयत है। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है आपका, ये क्या है, तो आयत के आकार में है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे,
तो प्रत्यक्षीकरण करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद उनमें से हम लोग विभेद करेंगे, उसके छोटे छोटे जो कारण है उसके कारण को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर विभेदीकरण करने के बाद उसको पृथक्करण करेंगे और लास्ट में उसको हम सामान्यीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम सोपान है वो हमारा प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और याद रखिएगा प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर उसका क्या करेंगे हम लोग विभेदीकरण करेंगे, फिर पृथक्करण करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग सामान्यीकरण करेंगे। अगर अंतिम सोपान पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में जो है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आप जरा ये तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अब जल्दी से इसका आंसर दे दें स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम जल्दी से दे दें। तो चलिए मैं ऐसे बता दूं आपको कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है द्विकारक, ये किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। याद रहे स्टूडेंट, अगर द्विकारक सिद्धांत की बात करें और त्रिसिद्धांत की बात करें तो द्विकारक और त्रिकारक, तीन कारक और द्विकारक का सिद्धांत जो है, दो कारक सिद्धांत हमारे स्पीयरमैन ने दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने भी बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दिया हुआ है। स्टर ने हमारा क्या दिया है? तो हमारे ने ग्रुप तत्व सिद्धांत दिया है। और वर्नर ने क्या दिया था? हायरार्चिकल थ्योरी दिया है। स्पीयरमैन ने क्या दिया है? तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त। आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रितंत्र का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत जो त्रितंत्री जो सिद्धांत की बात करता है, जो कि कहता व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे मैं बता दूं कि आपकी जो त्रितंत्री जो सिद्धांत की जो अगर बात कहें जो कि व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको हम लोग अगर बात करें तो सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया जो हमारे स्टर्न महोदय ने इनको 3 प्रकार का जो है उप सिद्धांतों का प्रस्तुत अपने पुस्तक में क्या है। तो स्टूडेंट जो 3 प्रकार के जो सिद्धांत की जो परिचर्चा हमारे जो स्टर्न महोदय ने किया, तो इनमें से जो पहला आपको हमने जो चर्चा किया वो था हमारा संदर्भात्मक उप सिद्धांत। संदर्भात्मक उप सिद्धांत किसकी चर्चा करता है? तो ये सिद्धांत चर्चा करता है हमारा पर्यावरण का पुनर्निर्माण का। तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण का चर्चा करता है हमारा पहला वाला। दूसरा अनुभवजन्य सिद्धांत जो है, अनुभवजन्य सिद्धांत वो चर्चा करता है पर्यावरण का चयन का। और तीसरा जो हमारा जो घटक है वो घटक उप सिद्धांत वो करता है पर्यावरण के साथ अनुकूलन का, वो परिचर्चा करता है। इनमें से कौन सा नहीं करता है? तो बी नंबर जो है आपका जो ऑप्शन जाता है वो नहीं करता है। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन कहता है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो त्रितंत्र सिद्धांत है ये स्टर्न महोदय ने इनकी जो है 3 प्रकार की उप सिद्धांत का जो है चर्चा इन्होंने किया है। तो 3 प्रकार का जो उप सिद्धांत है वो उप सिद्धांत के अंतर्गत जो मेरा पहला आता है वो मेरा पहला आता है हमारा किसकी? तो पहला वाला हमारा आता है संदर्भात्मक उप सिद्धांत। दूसरा आता है हमारा अनुभवजन्य सिद्धांत और तीसरा जो हमारा आता है घटक उप सिद्धांत। ये 3 प्रकार की उप सिद्धांत का परिचर्चा हमारे स्टर्न महोदय ने अपने पुस्तक पे बुद्धि के अनुरूप में किया है। तो पहला जो है हमारा वो है संदर्भात्मक उप सिद्धांत। ये बात करता है, इनकी परिचर्चा जो विशिष्ट रूप से ये जो चर्चा करते हैं ये पर्यावरण के पुनर्निर्माण के तहत बात करते हैं। दूसरा जो है अनुभवजन्य उप सिद्धांत, ये बात करते हैं हमारे पर्यावरण के चयन के ऊपर जो है ये चर्चा करते हैं। और जो तीसरा हमारा घटक उप सिद्धांत है ये बात करते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण के तहत जो भी घटक हैं, जो भी फैक्टर हैं उनके साथ में एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन करने की जो प्रवृत्ति आती है उनकी ये परिचर्चा करते हैं। तो स्टर्न महोदय ने ये 3 प्रकार की परिचर्चा की है। मैं आपको एक एक करके चर्चा कर देता हूँ। पहला हमारा है संदर्भात्मक
संदर्भ लिख के आत्मक लिख दीजिएगा। संदर्भात्मक, संदर्भात्मक, संदर्भात्मक उप सिद्धांत। दूसरा है हमारा स्टूडेंट अनुभव जन्य उप सिद्धांत, और तीसरा है हमारा घटक उप सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए, पहला हमारा जो सिद्धांत है, पहला जो हमारा उप सिद्धांत है, वो पहला उप सिद्धांत का कहना है, संदर्भात्मक उप सिद्धांत का कहना है कि यह पर्यावरण का पुनर्निर्माण की परिचर्चा करते हैं। और दूसरा जो हमारा अनुभवजन्य है, ये किसका चर्चा करते हैं? तो पर्यावरण की चयन पे, पर्यावरण की चयन का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि पर्यावरण के जो घटक हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनकी जो है चयन। पर्यावरण में तो बहुत सारे घटक हैं, लेकिन हम लोग चयन करते हैं, जिस चीज का चयन करते हैं वो हमारे अनुभवजन्य के अंतर्गत में आता है। स्टूडेंट अनुभवजन्य जो है, अनुभवजन्य उप सिद्धांत की अगर बात करें तो हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो सोच है, उनके अनुरूप हम समाज में अपने पर्यावरण के अंदर से, पर्यावरण के तहत जो घटक है उनको हम चयन करते हैं, फिर उसके अंदर उसको जो है हम क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं। और एडप्ट की बात करें तो एडप्ट कौन करता है? तो एडप्ट जो है हमारा घटक सिद्धांत, जो घटक उप सिद्धांत है तीसरा, वो परिचर्चा करता है। तो तीनों प्रकार की परिचर्चा हमारे जो तृतीय सिद्धांत कह रहा आता है। और कौन नहीं आता है? तो हमारा सी नंबर की परिचर्चा ये नहीं आता है। तो चलिए, आई होप कि आप हमारे बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके बोर्ड पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अंतर व्यक्तित्व, एक अंतर व्यक्तित्व था जो जिसकी परिचर्चा हमने कर दी। पहले क्वेश्चन भी था आत्मबोध के अनुसार क्या क्वेश्चन था ऐसा, तो आप वो जो स्टूडेंट चर्चा कर देते हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या है? वैसे हमने इसकी वीडियोस जो है गार्डनर की थ्योरी पर, उन पे हमने जो है बहुत सारे चर्चाएं हमने किया है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे हम रिमाइंड करा देते हैं एक बार। एक यहाँ दो प्रकार की बात कर लेते हैं, एक अंतः व्यक्तित्व और एक होता है अंतर व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व की बात करें तो इंटर है ना, वो अगर बात करें तो इंटरपर्सनल, जो अंतर की बात करें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को कहते हैं अंतर व्यक्तित्व। अंतर व्यक्तित्व की अगर बात करें तो वैसा व्यक्ति जो सामने वाले को समझता हो और उससे वो संबंध स्थापित करता हो, वो उसको कहते हैं अंतर व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व क्या कहता है? इनके सामने कोई व्यक्ति नहीं होता, ये खुद को अपने आप को समझते हैं, फिर उसको जो है अपने जीवन में उतार के जो अपने जीवन में असिस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? अंतः मतलब अपने आप को समझना, वो अंतः व्यक्तित्व कहलाता है ना, वो समझ पा रहे हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। एक होता है अंतर व्यक्तित्व जो दूसरे को समझना, दूसरे को समझते हैं, उसको समझ कर उसके अनुकूल हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं अंतर व्यक्तित्व। तो चलिए आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ए नंबर कहता है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, ए नंबर। तो स्टूडेंट जो है ए नंबर की बात करें तो यहाँ स्वयं की क्षमता एवं कमजोरी को पहचानने की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा हो गया अंतः व्यक्तित्व। ए नंबर तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है अंतर व्यक्तित्व की बात, तो ए नंबर नहीं जाएगा। दूसरा नंबर आप देख लीजिए स्टूडेंट, वो कहता है दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। क्या कहता है स्टूडेंट? कि दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। बी नंबर भी सही जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन दो नंबर में अभिप्रेरित करने की बात कर रहा है, इसीलिए हम इसको दो नंबर चुनेंगे नहीं। सी नंबर कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, तो ये विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल की बात करता है। यहाँ पे देखिएगा बी नंबर में अगर दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल छोड़ दिया जाए तो ये हमारा बी नंबर सही जा सकता था, लेकिन अभी प्रेरणा की बात हमारे अंतर व्यक्तित्व में बात नहीं करता है। क्लियर है? वो संबंध अगर स्थापित करने की बात करें तो, लेकिन हम उसको प्रेरित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बी नंबर नहीं जाएगा। सी नंबर हमारा जाएगा, क्योंकि दूसरों को समझने की बात कर रहा है तो ये चल जाएगा, सी नंबर हमारा ऑप्शन जाएगा। डी नंबर का दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, इससे कोई फर्क नहीं जाएगा, हमारा सी नंबर चल जाएगा। तो आंसर स्टूडेंट हमारा कौन सा जाएगा देख लीजिएगा, तो हमारा जाएगा सी नंबर। क्लियर है स्टूडेंट? तो आंसर जाएगा हमारा सी नंबर। तो चलिए, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए और फटाफट जो है आंसर देने की भी कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक बुद्धि
जो है संवेगात्मक, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, संवेग, इमोशन। तो बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? इमोशन किससे जुड़ा होगा? हम दूसरे आदमी को समझेंगे, दूसरे आदमी को समझने की बात आएगा तो अंतर व्यक्तित्व को भी यह बात करता है। अपने आप अंदर में भी हमारा इमोशंस का जागृति होती है तो अंतर व्यक्तित्व भी होता है। तो ए नंबर सही जा रहा है। बी नंबर कहता है प्राकृतिक बुद्धि सिद्धांत। प्राकृतिक बुद्धि जो है एक्चुअली आपको बता दें कि गार्डनर की थ्योरी में हमारा प्राकृतिक बुद्धि की भी परिचर्चा आई है। इसको लोग अलग से पढ़े थे, बोले थे, लेकिन नहीं चर्चा किए थे। प्राकृतिक का हम चर्चा कर देते हैं। प्राकृतिक बुद्धि क्या है? प्राकृतिक की जो इन्वायरमेंट की जो चीजें हैं उनके साथ में अगर समन्वय स्थापित करते हैं तो हमारी प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत वो आता है। चलिए, तो बी नंबर नहीं जाएगा। हमारा तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। तो चलिए ये भी नहीं जाएगा। हमारा जो जाएगा ए नंबर जाएगा। चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, हमें इसकी जो है परिचर्चा हमने गार्डनर के थ्योरी पे क्या हुआ है, जो कि पहला ही थ्योरी आपको बताए थे, है ना, विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस पहला ही था। वो चीज़ आपको हम वीडियो में हमारा देख लीजिएगा। फिर तीसरा है, चौथा है हमारा अस्तित्व परक सिद्ध बुद्धि। तो ये भी नहीं, हमारा जो जाएगा वो हमारा ऑप्शन जाएगा ए नंबर। और सारे जितने भी क्वेश्चन लिए हमने अपने बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, और सबका ऑप्शन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानकारी लेना चाहें तो हमारे वीडियोज़ को, सारे वीडियोज़ को आप देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आपके जो क्वेश्चन है आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो स्टूडेंट जब हमने टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें आगे की चर्चा परिचर्चा हमने क्लास में किया था। अंतः व्यक्तित्व भी समझ में आपको आ गया है, जो अपने आप को समझता हो। भाषिक, जो भाषा के अनुरूपण कार्य करता हो। गतिक, जो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में परिचर्चा करता हो, उसको जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता हो, वो गतिक के अंतर्गत आता है ना। काइनेस्थेटिक बॉडीली इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा वीडियो में किए हुए हैं। और अंतर व्यक्तित्व जो हो गया, दूसरे को समझने की कोशिश करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो सी नंबर जाएगा। तो आंसर हो गया सी नंबर। क्लियर स्टूडेंट? चाहे एयरफोर्स पायलट की बात करें, चाहे बस का पायलट की बात करें, मतलब बस का जो ड्राइवर उसकी बात करें, गाड़ी के ड्राइवर की बात करें, इसमें से हमारा चला जाएगा गतिक की बात करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अगर हमारे नेता वाला, भाषण वाले की बात करेगा, है ना, शिक्षक की बात करेगा, तो हमारा कौन चल जाएगा? भाषिक चल जाएगा। क्लियर है? और अगर परामर्शदाता की बात करें तो हमारा चल जाएगा अंतर व्यक्तित्व चल जाएगा। और जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो हमारा अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत चल जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो क्या आता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट हम देख लेते हैं। क्या कहता है कि आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुली है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि की हमने चर्चा ऊपर में क्या हुआ था। तो फटाफट आप लोग जो है जरा जल्दी से आंसर को देने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर स्टूडेंट। चलिए, हमने जो चर्चा किया था उसमें ही आपको बता दिए थे कि जो आरबी कैटल के अनुसार जो तरल बुद्धि की जो बात है, तरल बुद्धि क्या करता है कि यह जो है वंशानुगत कारक के जो इफेक्टिव होता है। और ये जो है वंशानुगत जो प्राप्त होती है वो बचपन के बाद से जब उनका बुढ़ापा आता है तो वो क्षय होना उसका भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे चीज़ जो वंशानुगत मिलता है बुढ़ापे तक में, उसकी धीरे धीरे वो कमी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा ए नंबर जाएगा। रही बात पर्यावरणीय कारकों के, तो पर्यावरणीय कारक जो है हमारा तरल बुद्धि नहीं, वो ठोस बुद्धि चल जाएगा। क्लियर है? और बौद्धिक कारकों के लिए हमारा दोनों चल जाएगा, ठोस और तरल दोनों चल जाएगा। सामाजिक कारकों के लिए हमारा जो है वो दोनों के दोनों चल जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ तरल बुद्धि की बात करता है, तो इसके अनुरूप हमारा जो आंसर जाएगा स्टूडेंट वो जाएगा ए नंबर। चलिए स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा होगा। और हमारे वीडियोस को आप पूरे देखेंगे, स्किप ना करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, लमसम आधा घंटा से ऊपर वीडियोस हो गया है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं और 5 क्वेश्चन जो है आपको हम होमवर्क दे देंगे। और स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप हमको जो है आंसर बना के जो है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, फिर बाद में हम लोग छोड़ देंगे क्लास को, ठीक है? तो 15 नंबर क्वेश्चन आप जरा फटाफट जरा एक बार आप लोग देख लेंगे।
तो स्टूडेंट देखिए आपको शायद समझ में आ गया होगा, आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए वैसे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण जो है भाषिक बुद्धि कौन सी बात करता है, ये तो ये हमारा बात करता है भाषिक बुद्धि की बात करता है। तो भाषिक बुद्धि की बात करता है तो भाषा से संबंधित बातों को करेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहता है, स्वर राग और सुर के प्रति संवेदना। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे बात करता है स्वर राग और सुर, तो ये तो हमारा संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत वो आ जाता है। ध्यान बी नंबर देख लेते हैं, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो दूसरे से अंतर करने की तो हमारा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत ही आ जाता है बी नंबर, ये भी आपका नहीं जाएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर में जो यहाँ पे दूसरे से अंतर करने सकने की जो योग्यता है वो हमारा आ जाता है, दूसरे से अंतर करने की बात करता है तो हमारा तर्कवादी के अंतर्गत भी आ जाता है, और यहाँ पे अंतर व्यक्तित्व के अंतर्गत भी आता है हमारा। सी नंबर कहता है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। तर्क की देखिए तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभालने की योग्यता जो कह रहा है, ये हमारा ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है हमारा। हमारे वीडियोस को आप स्टूडेंट सारा देखेंगे, आप सारा चीज़ का हमने चर्चा किया हुआ है, और आप अगर आपसे विश्वास करते हैं कि अगर हमारी वीडियोस को आप देखेंगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीडीपी का आपसे छूटेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारा का सारा चीज़ आपसे बनेगा, सिर्फ हमारे वीडियोस का आप अच्छे से देखें, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से चर्चा किया हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे, आंसर देखेंगे स्टूडेंट डी नंबर हमारा जाएगा, क्योंकि डी नंबर में ही कहता है क्या कहता है कि जो है शब्दों के अर्थ कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिव टू द क्या कहता है डेफिनेशन की बात करता है, ऑब्जेक्टिव की बात करता है और लैंग्वेज की बात करता है, तो हमारा ऑप्शन चल जाएगा डी नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स आपके लिए जो है हम 5 क्वेश्चंस दे देते हैं होमवर्क के लिए रूप में। आप ये 5 क्वेश्चंस को जो है आप जो है ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप में या फिर वीडियोस के नीचे कमेंट में देख लेंगे, हम आपको देखेंगे और 5 का फिर विश्लेषण आपको हम आगे वीडियोस में कर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आपका जो देखिए दिया हुआ है और बहुत ही ईजी है, आप क्वेश्चन का आंसर जो है आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कोई बात नहीं है स्टूडेंट। आप समझ पा रहे हो कि हमें भी घर पे हैं, घर पे तो हम लोग इस तरह से मतलब रह नहीं सकते हैं, साधारण वेशभूषा में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि आपके जो हम लोग टीचर्स हैं बहुत अलग टाइप के हैं, डेढ़ हाथा में रहते नहीं, तो जो उतना कुछ समझना नहीं है, डोंट माइंड। घर में है, लॉकडाउन में है, घर में बैठे हैं, जैसे बैठे हैं आपके साथ हैं, लेकिन आपको हम ज्ञान 1 नंबर की क्वालिटी देंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप बना दीजिएगा फटाफट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। और ये अगर आप लोग स्टूडेंट जो बना दिए उसको जो है मेरे तरफ से जो है देखिए टॉफी खिलाएंगे, वो है हमारा डेयरी मिल्क। क्लियर है स्टूडेंट, देख लीजिए डेयरी मिल्क, आपको डेयरी मिल्क आप लोगों को जो है हम प्रोवाइड करेंगे, दिखाई पड़ रही है ना स्टूडेंट, डेयरी मिल्क आप लोगों को खिलाएंगे। आप जल्दी जल्दी से आंसर दे दिया कीजिए, या तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं 15 से लेके 20 तक का, और या फिर हमारे ग्रुप में जो है क्वेश्चन ऑफलाइन। और जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे जो पीडीएफ का फायदा लेना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हम पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको हम निःशुल्क चाहते हैं कि मानव कल्याणकारी जो भाव है हमारे अंदर में वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो चाहते हैं कि हमारे और भी पीडीएफ वगैरह सब आपको चाहिए, तो हमारे आप जो है क्या करेंगे, हमारी व्हाट्सअप नंबर दी रहती है वीडियोस में, आप व्हाट्सअप में हमारे व्हाट्सअप करेंगे स्टूडेंट, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको आप ग्रुप में ऐड कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे वहाँ पे, और आपका नंबर जैसे यहाँ आ जाएगा हम आपको कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, और सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट का कहना था कि सर टेलीग्राम क्यों नहीं बनाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तब तक आप लोग से स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं। तो बहुतों का कहना था कि सर आप टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं क्रिएट किए हैं, तो स्टूडेंट उतना तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम विकास सर, क्योंकि वो हमारे इंजीनियर सर है ना, इंजीनियर साहब हैं, तो उनसे हम पूछ लेते हैं आज, अगर देखते हैं अगर हमको वो बता देते हैं, विकास सर हमको अगर सर हेल्प कर देते हैं, तो हम उनसे जुड़ के जो हम टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लेंगे। एक्चुअली सबकी लॉगिन जो है मेरे द्वारा ही होती है ना, तो देखते हैं, और जहाँ तक होगी हम वीडियोस आपके साथ में सारे टीचर्स की अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए 18 नंबर भी हो गया स्टूडेंट, आप 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
और सारे क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस हमारे जो है हम लोगों ने खुद से जो है वो बनाने की कोशिश की है, वो कहीं किसी प्रीवियस क्वेश्चन से नहीं है, हमारा गेस क्वेश्चन है। और आज पूछे कल पूछे जिंदगी में कभी ना कभी पूछेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे अपने मन मस्तिष्क से है और अपने तर्क के आधार पे जो है क्वेश्चन का निर्माण हम लोग करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जैसे ही सीटेट की एग्जाम अगर आ जाएगी तो उस समय जो है हम लोग अपना जो है पीडीएफ आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, और उस पीडीएफ के माध्यम से जो है वो पीडीएफ की जो क्वेश्चन होगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो हम लोग आपको जो है वो क्वेश्चन हम आपके साथ लेके आने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन हमारा अपना क्वेश्चन होगा। चलिए स्टूडेंट, कोई से वो बैक क्वेश्चन रहता है। हमारे जो 10 सेट हम लोगों ने निर्माण किया है वो अपना क्वेश्चन हम लोगों का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपसे हम रिक्वेस्ट करें कि हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखते हैं कि हमारे इस वीडियो को कितने आदमी जो है शेयर करते हैं, हमको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन शेयर करते हैं। कम से कम हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे जो कोचिंग संस्थान आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस साकेतपुरी में जो पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनसे वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो हमारे अच्छे भक्त हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हमारे भक्त मतलब हमारे जो ज्ञान है उनके, आप हमारे फॉलोअर्स भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप हमारे जो चीज़ बोल रहे हैं आप थोड़ा सा केयर ज़्यादा करते हैं, और हमारा यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यहीं पे क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, और ये जो 5 वीडियोज़ हैं, 5 जो क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियोज़ में लेके हम लोग आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।